हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं फ्रायड का जो सिद्धांत है उसके बारे में। फ्रायड ने जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। और आपको बता दें कि ये जैसे आपका जो एग्ज़ाम है से होम साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसमें तो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप टेट सी टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो कोई भी जैसे रेलवे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी है फ्रायड की तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें जितना भी फ्रायड ने जो जो भी थ्योरीज दी हैं वो सारी इंक्लूड हैं। तो आप लोग बस ये करिएगा कि अगर वीडियो ओपन किया है, देख रहे हैं, तो पूरा देखिएगा एक बार, भले ही उसको स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आप देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये काम का है तो आप और लोगों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले फ्रायड के बारे में देख लेते हैं। फ्रायड कौन थे? तो फ्रायड जो थे वो सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम था। ये ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया था, जिसे क्या कहा गया? तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया। मतलब इनके थ्योरी का जो नाम है वो क्या है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। हमेशा अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है, या तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसकी है? तो सिगमंड फ्रायड की है। तो जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया गया, ठीक है। अब मनोविश्लेषण क्या है? मनोविश्लेषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। मनोविश्लेषण मतलब ये इसके नाम में ही है कि मनोविश्लेषण मतलब मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज में भी लागू किया जाता है। मतलब इसे समाज में भी लागू किया जाता है। उसके बाद फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन दो मॉडल के आधार पर करता है। मतलब जो फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वह कितने मॉडल पर आधारित है? तो दो मॉडल पर आधारित है। कौन कौन से? पहला आकारात्मक मॉडल और दूसरा कथ्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। मतलब कभी क्वेश्चन आ गया कि फ्रायड ने कितने मॉडल दिए हैं, तो फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना का जो मॉडल दिया है वो दो मॉडल दिया है। कौन कौन सा? पहला आकारात्मक, दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। अब आकारात्मक मॉडल के बारे में जान लेते हैं कि आकारात्मक मॉडल कौन सा है। तो पहला आकारात्मक मॉडल में क्या आता है? तो फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आकारात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया, इसमें फ्रायड ने मन को 3 अवस्थाओं में बताया। फ्रायड ने मन को कितनी अवस्थाओं में बताया है? तो 3 अवस्थाएं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो इसके बारे में क्या कहते हैं फ्रायड? तो जिसे समझाने के लिए उन्होंने बर्फ की चट्टान का उदाहरण दिया, आइसबर्ग का उदाहरण दिया। इसीलिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को आइसबर्ग का भी सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी को आइसबर्ग थ्योरी भी कही जाती है। अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है कि आइसबर्ग थ्योरी किसकी है, तो आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा किसका है, तो ये फ्रायड की थ्योरी है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है, जैसे समुद्र में बर्फ होता है ना, बर्फ की चट्टान, तो कुछ भाग अंदर रहता है और कुछ भाग बाहर रहता है, तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। मतलब अधिकांश जो भाग बर्फ का रहता है वो अंदर होता है। तो उसी प्रकार से जो भाग पानी के बाहर है, मतलब जो बर्फ का भाग पानी के बाहर है वो चेतन मन है। मतलब व्यक्ति में वो चेतन मन है जो 10% होता है। मतलब कि
बाहर बर्फ़ जो रहता है वो कम रहता है, तो इसलिए वो 10% रहता है। मतलब चेतन मन हमारे शरीर में कितने परसेंट रहता है, तो 10% रहता है। जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर है वो कितना रहता, वो कौन सा है, तो वो अचेतन मन है, जो कि 90% भाग है। तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों के बीच की स्थिति में है वो क्या कहलाता है, तो वो अर्धचेतन मन है, जिसका आकार कोई आकार नहीं होता। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मन का आकार नहीं होता है, तो अर्धचेतन मन का कोई आकार नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने 3 मन दिए हैं, मन के प्रकार बताए हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहला चेतन मन जिसे कि कॉन्शियस बोलते हैं, और दूसरा अर्धचेतन मन हाफ कॉन्शियस, और तीसरा अचेतन मन जिसे अनकॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए। ये भी आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ये मतलब कितने मन के प्रकार बताए हैं, तो ये 3 हैं। ठीक है, अब पहला चेतन मन के बारे में जानते हैं कि चेतन मन में क्या होता है। तो चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होती है। मतलब इस टाइम जैसे कि हम मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, तो ये जो अभी जो हमारा जागृत अवस्था है हमारे मस्तिष्क की, वो चेतन मन में आती है। ये कितना होता है, ये 10% होता है, क्योंकि अभी सिर्फ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं किस पे, सिर्फ पढ़ाने पे, हमारे दिमाग में और चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये क्या होगा, तो ये चेतन मन होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की बातें आ रही हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो वो चेतन मन हो गया। तो वो कितना होगा, तो वो 10% होगा। ठीक है, और अर्धचेतन मन क्या होता है, तो ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। ये शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाता है। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये चेतन मन आपका है जो आप पढ़ रहे हैं, और जो आपने पहले फ्रायड की थ्योरी पहले पढ़ी होगी। ठीक है, पहले फ्रायड की थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको बीच बीच में वो चीज़ें याद आ रही होगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। तो वो कौन सा मन हो गया, तो वो अर्धचेतन मन हो गया, क्योंकि चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था होती है वही अर्धचेतन मन होता है। ठीक है, और लेकिन ये कितना होता है, तो इसका कोई प्रतिशत नहीं होता, ये 0% होता है, ये शून्य की अवस्था में होता है। तीसरा जो है वो कौन सा है, तो वो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस मन। अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आदि होते हैं। मतलब अचेतन मन में वो चीज़ें आती हैं जो कि पहले दब गई हैं, मतलब कि बहुत पहले हो चुकी हैं। और कोई भी जैसे कि कोई दुख हुआ है, कोई भी हमारे साथ कोई घटना हुआ है, कोई भी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि हम पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर कटु अनुभव, कोई ऐसा बुरा अनुभव, ये सब चीज़ें आती हैं जो अचेतन मन में रहती हैं। ठीक है, मतलब जो हमें याद नहीं है, हमारे चेतन मन में नहीं है, न अचेतन मन, न तो अर्धचेतन मन में है, वो चीज़ें किस में आती हैं, तो ये किस में आएगा, तो अचेतन मन में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चेतन मन जो कि 10% होता है, चेतन मन जो कि जागृत अवस्था में होता है, मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में याद है, वही चेतन मन कहलाता है। और अर्धचेतन मन क्या होता है, तो जो चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था होती है वो अर्धचेतन मन होता है। और अचेतन मन ऐसी अवस्था है मस्तिष्क की जिसमें कि कोई भी जैसे दुख हो गया, दबी हुई इच्छाएं, या भी कोई भी ऐसी इच्छाएं जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अचेतन मन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आकारात्मक संरचना जो मॉडल है उसमें बताया गया। अब दूसरा देखते हैं गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल जो दिए थे, उसमें क्या कहा इन्होंने, तो फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा होता है वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। क्या कहा इन्होंने कि इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया था,
के बारे में कौन बताया था, ये भी आप बताइएगा। तो मूल प्रवृत्तियों से जो उत्पन्न जो मानसिक संघर्ष होता है उसके समाधान के लिए जिस साधनों का हम प्रयोग करते हैं, साधनों के द्वारा होता है, वही क्या कहलाता है, वही सब गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आती है। इसके 3 साधन हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, मतलब ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, तो ये साधन है। साधन है कौन से? ईड, ईगो, सुपर ईगो, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इदम, अहम, परा, अहम। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इदम क्या है। तो इदम है ये व्यक्ति में जन्मजात होता है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इदम अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है, प्रवृत्त पशु प्रवृत्ति का होता है, मतलब जो ईड होता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जो ईड होता है वो क्या होता है, तो ये व्यक्ति में जन्मजात होता है और ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब व्यक्ति को जैसे कोई चीज़ चाहिए, सोचता है कि कोई चीज़ चाहिए तो वो तुरंत मिल जाना चाहिए, मतलब ये सुखवादी कल्पना करता है। और ये किससे जुड़ा रहता है, तो ये अचेतन मन से जुड़ा रहता है। अगर ईड पूछा जाए कि ईड किससे जुड़ा होता है, तो ईड अचेतन मन से जुड़ा होता है। इसमें जो हमारी दमित इच्छाएं हैं उसको लगता है कि तुरंत हम पूरा कर लें, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये पशु प्रवृत्ति का होता है और ये पार्श्विक प्रवृत्ति का होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो सुख माना जाता है वो काम प्रवृत्ति माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ईड जो है वो क्या है, तो वो किससे जुड़ा रहता है, तो अचेतन मन से जुड़ा रहता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है ईड, तो ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। और किस प्रवृत्ति का होता है, तो ये पशु प्रवृत्ति का होता है और पार्श्विक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अहम के बारे में। अहम क्या है, तो अहम जिसे कि हम लोग ईगो बोलते हैं, तो अहम ईगो में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है। यह वास्तविकता पर आधारित होता है। मतलब देखिए जो ईड था वो किस सिद्धांत पे काम करता था, तो वो सुखवादी सिद्धांत पे काम करता था। लेकिन जो ईगो होता है वो वास्तविकता पर आधारित होता है। किस पे? वास्तविकता पर आधारित होता है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। जो ईड था वो किससे जुड़ा था, तो वो चेतन मन से जुड़ा था, अचेतन मन से जुड़ा था। और जो अहम ईगो है वो वास्तविकता पर आधारित है और अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, मतलब इसमें अहम में, ईगो में। और ये प्रवृत्ति कैसी होती है, तो ये मानवतावादी होती है। ईड कैसा था, तो सुखवादी था और पशु प्रवृत्ति का था ईड। लेकिन ईगो में क्या रहता है, तो प्रवृत्ति इसकी मानवतावादी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ईगो के बारे में कि ये बुद्धि, चेतना व तार्किकता इसमें होता है, यह वास्तविकता पर आधारित होता है तथा यह अर्धचेतन मन से जुड़ा रहता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ईगो है तो वो किस मन से जुड़ा रहता है, या तो फिर अगर ईड के बारे में पूछे तो वो किससे जुड़ा रहता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये परा अहम के बारे में जान लेते हैं कि परा अहम, सुपर ईगो क्या है। तो सुपर ईगो जो है वो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो ये सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति की को त्याग व बलिदान हेतु तत्पर करता है। मतलब जो सुपर ईगो होता है वो सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है।
और ये जो परा अहम है वो पूर्णतः किस पे आधारित होता है, तो चेतन मन पे आधारित होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ईड था वो किस पे आधारित था, तो अचेतन मन पे आधारित था, और ईगो अर्धचेतन मन पे आधारित था, और जो सुपर ईगो था, सुपर ईगो है वो किस पे आधारित है, तो चेतन मन पे आधारित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कभी पूछ लेता है कि मानवतावादी कौन सा है, मतलब ईगो है, सुपर ईगो है, या फिर इड है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो कि ईगो जो है वो मानवतावादी होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग इसमें पढ़ के देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि फ्रायड ने और क्या दिया है। तो फ्रायड के अनुसार जो मानव का विकास है वो 5 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, तो उम्र के अनुसार विकास के मनोलैंगिक चरणों, 5 मनोलैंगिक चरणों में हुआ है मानव का विकास। तो पहला देखते हैं कौन सा है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है ज़रूर। अगर नेट का भी अगर आप देते हैं तो भी इसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है, और भी जो एग्ज़ाम रहता है वो दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली अवस्था से पूछ लिया जाता है कि फ्रायड का कौन सा मनोलैंगिक चरण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहला कौन सा है, तो मुखावस्था है। कौन सा है, तो ये ओरल स्टेज होता है। इसका जो एज है वो जन्म से लेके 1 वर्ष होता है। कितना होता है, तो जन्म से 1 वर्ष होता है। ये मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, तो ये मुख होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुख से करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे काटना, चूसना। इस अवस्था में व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। कितने तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं ओरल स्टेज में, तो 2 तरह के। कौन कौन से, तो पहला मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, मतलब ओरल पैसिव पर्सनैलिटी, जिसमें कि आशावादिता, विश्वास का गुण होता है। और दूसरा होता है मुखवर्ती या फिर अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, जिसे कि ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, शोषण मतलब दिखता है इसमें, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि गुण पाए जाते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है मुखवर्ती या फिर अनुवर्ती आक्रामक व्यक्ति, तो इसमें जैसे कि किसी का शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि गुण पाया जाता है। तो क्या हम लोगों ने देखा कि पहली अवस्था जो ओरल की अवस्था है वो जन्म से 1 वर्ष माना जाता है। इसका जो लिबिडो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो मुख है, और इसमें 2 तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। पहला मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और दूसरा मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो दूसरा होता है, और इसमें थोड़ा ये भी नोट भी कर लीजिएगा कि फ्रायड ने धूम्रपान की आदत को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुदा अवस्था, एनल स्टेज। पहला कौन सा होता है, तो ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज। ये 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक होता है। ये मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह गुदा होता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसी अवस्था में बालक प्रथम बार अंतद्वंद की अनुभूति करता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेज हो गया, कौन सा, एनल स्टेज, और पहला ओरल स्टेज था। तीसरा स्टेज देखते हैं कौन सा है, तो ये है लिंग प्रधानावस्था, जिसे कि फैलिक स्टेज कहा जाता है। ये 2 से 5 वर्ष तक का होता है। ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। इसमें लिबिडो का स्थान जननेंद्रिय होता है। इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम की उत्पत्ति व लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसका कारण फ्रायड ने लड़कों में मातृ मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा को बताया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो किस अवस्था में आता है, तो फैलिक स्टेज में आता है, या ओरल या फिर एनल, तो ये फैलिक स्टेज में आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो अगर जैसे आप लोग देखते होंगे कि 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बालक होता है वो माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, और जो बालिका होती है वो पिता के प्रति उनका प्रेम ज़्यादा रहता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसके कारण और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण। अगर पूछा गया कि लड़कियों में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, और लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। मात्र मनोग्रंथि जिसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कों से अचेतन मन में अपनी माता के लिए लैंगिक प्रेम की इच्छा होती है, जबकि पितृ मनोग्रंथि के कारण लड़कियों में अपने पिता के लिए लैंगिक आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अव्यक्तावस्था जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 वर्ष। ये लेटेंसी स्टेज जो है वो कब से कब तक है? तो लेटेंसी स्टेज है 6 से लेके 12 वर्ष तक। ये मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था है। इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि वह सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त किया जा सकता है। और 5वां जो है वो कौन सा है? और जो लास्ट 5वां स्टेज है वो कौन सा है? तो ये है जेनेटल स्टेज। कौन सा है? तो जेनेटल स्टेज है। ये 12 वर्ष के बाद आता है। ये मनोलैंगिक विकास की चौथी नहीं, ये 5वीं अवस्था है। ये 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती है। इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण से इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होने लगता है। ये आकर्षण बहुत ही तीव्र होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? पांचों स्टेज कौन से पढ़े हम लोगों ने? पहला पढ़ा ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, तीसरा फैलिक स्टेज, और चौथा लेटेंसी स्टेज, और चौथा जेनाइटल स्टेज। तो ये सब आते हैं, जैसे लगाने के लिए भी आता है कि कौन सा शुरू से लास्ट तक है, सही क्रम लगाइए, ये भी आता है। अगर पूछ लेगा कि ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में आता है, कौन से स्टेज में, तो आपको बताना है कि तीसरे स्टेज में आता है, फैलिक स्टेज में। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए कुछ नोट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्वमोह मतलब जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है वो क्या है। तो फ्रायड के अनुसार जब बालक शैशवावस्था में होता है तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है और अपने आप से प्रेम करने लग जाता है। इस प्रकार स्वमोह या आत्म प्रेम को फ्रायड ने नार्सिसिज्म शब्द दिया है। नार्सिसिज्म किशोर अवस्था में सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो किशोर अवस्था में बालक या बालिका अपने से ही प्रेम करने लगते हैं, अपने आप को ही सर्वोत्तम मानने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म कहलाता है। तो ये रहा जो है फ्रायड के सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आप लोगों को समझ आया होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। ईड ईगो, सुपर ईगो, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, उसके साथ साथ जो ये मानव विकास जो मनोलैंगिक चरण है उसको भी समझाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और के सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।